टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेपर 2 का हमारा आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग का एक उप विषय है शासी परिषद, ठीक है। और अभी हाल ही में इसकी 9वीं बैठक हुई है और यहां से प्रश्न एक बनाया गया है कि नीति आयोग की शासी परिषद क्या है। आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु प्रस्तुत रूपरेखा पर चर्चा कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न को हम तोड़ लेते हैं। तो नीति आयोग की शासी परिषद क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको लिखना है और जो 9वीं शासी परिषद हुई है और उसमें इस टॉपिक को देखते हुए क्या सिफारिश की गई है ये आपको लिखना है और उसके बाद निष्कर्ष लिख देना है। यानी 3 पॉइंट पे आपको पूरा आंसर लिखना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इसकी बारीकियों को समझिएगा। लेकिन मैं आपको इसका सारा जो कंटेंट है, मटेरियल है, जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो भी आपको दूंगा, लेकिन प्रयोग आपको करना है अपनी शब्द सीमा के अकॉर्डिंग, अगर आप यूपीएससी में है तो और अगर पीसीएस में है तो, ठीक है। इसमें मैं आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ी साउंड नॉलेज दूंगा, डिटेल में नहीं दूंगा लेकिन साउंड नॉलेज दूंगा। शासी परिषद के बारे में लिखना ही है और अभी जो 9वीं बैठक हुई है शासी परिषद की, इस पर मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद निष्कर्ष का कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल सकती है। अब देखो, सबसे पहले नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि अभी मैंने इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मेरा आंसर अभी नहीं आया है, मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग गैर सांविधिक आयोग है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये योजना आयोग को खत्म करके भारत के थिंक टैंक के रूप में बनाया गया है। ये 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि अब योजना आयोग योजना नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा, ठीक है। और इसके पीछे था सहकारी संघवाद की भावना। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैंने कई वीडियो बना भी चुका हूं। सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर जोर दिया गया है और इसकी स्थापना का उद्देश्य भी यही है। इसमें 2 हब हैं। पहला हब है टीम इंडिया हब, जिसमें यह राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, और ज्ञान और नमोन्वेष हब दूसरा है। यह नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगर हम देखें विगत वर्षों में नीति आयोग, तो इसने एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ध्यान रखना ये आपको रटे होने चाहिए। जब भी नीति आयोग से कोई प्रश्न आता है, ये वैल्यू एडिशन मटेरियल है, इसके बारे में आप ग्राफ बना करके आप लिख सकते हैं, टेबल बनाकर इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, डायग्राम बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा ये पहल की गई है। तो ये कंटेंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल नवाचार मिशन, 7 प्रोजेक्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इससे तो बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। ये जो सारी पहल है वो किसके द्वारा की गई है बच्चों? ये नीति आयोग के द्वारा की गई है, ठीक है। अब यहां से आपने समझ लिया नीति आयोग के बारे में, ठीक है। एक और है सुशासन सूचकांक। अब प्रश्न की जो मेरी डिमांड है वो उस पर आता हूं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था ताकि प्री वाला भी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए और इसको कहीं भी आप ऊपर के जो कंटेंट को ग्राफ बना करके प्रस्तुत कर सकें। नीति आयोग की शासी परिषद का हम परिचय लिखेंगे। भूमिका में, शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसका कार्य विकास को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। सहकारी संघवाद के उद्देश्यों को मूर्त देने वाली शासी परिषद, देख रहे हो, यही मेन उद्देश्य है कि सहकारी संघवाद के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने वाली शासी परिषद राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रस्तुत करती है। ये आपकी भूमिका में आप इसको शॉर्ट करते हुए, इसका संक्षेपण करते हुए आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मटेरियल
अगर एक वाक्य में प्रस्तुत कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो 2 वाक्य में आपकी भूमिका समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें सदस्य के बारे में इसलिए बताता हूं कि ये प्री और मेंस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के इसके सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य, ये तो सारे लोग इस शासी परिषद के मेंबर होते हैं। पदेन सदस्य मैं बात कर रहा हूं नीति आयोग के। कार्य करें तो शासी परिषद सचिवालय शासी परिषद की बैठकों का समन्वय करता है। यह नीति आयोग के सभी कार्य क्षेत्रों, विभागों, प्रभागों और इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय भी करता है। जीसीएस संसद में परिचालन के लिए नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु नोडल प्रभाग के रूप में भी कार्य करता है। यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, स्थायी समिति के मामलों, आरटीआई प्रश्नों, जीसीएस से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है ना, शिकायतों को भी संभालता है। ये जो मैंने आपको बताया भूमिका है, तो भूमिका तो आपकी इतनी हो जाएगी, इतना ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मैंने सदस्य के बारे में, ठीक है, कार्य के बारे में जो बताया है वो इसलिए बताया है कि कभी कभी शासी पर यही पूछा जा सकता है कि नीति आयोग क्या है और इसकी शासी परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जब ये प्रश्न आ जाएगा तो ऊपर वाली बॉडी और ये मैटर को लिख करके आप आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आज मेरा जो उद्देश्य था कि शासी परिषद, उसके कार्य, उसकी स्थापना, नीति आयोग से अगर कोई प्रश्न आता है तब भी आप बना सकें। टाइम तो लगना ही है, पढ़ना तो है ही है, लेकिन एक साथ लिखने से आप क्या कनेक्ट कर पाएंगे, ये मेरा बताने का उद्देश्य था। अब प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग मुख्य बॉडी की बात करता हूं, जो कि 9वीं शासी परिषद की बैठक अभी हाल ही में दिल्ली में हुई है। कुछ लोगों ने उसका बहिष्कार किया, ममता बनर्जी गई लेकिन उन्होंने बहिष्कार कर दिया जाकर के, तो ये चर्चा में है। और ध्यान रखिएगा, शासी परिषद जब चर्चा में रहती है, जब इसकी बैठक होती है, तो मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक है। आप इसके बिना मेंस की कल्पना नहीं कर सकते, इंटरव्यू की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में, ठीक है, विकसित भारत @2047 थीम पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना था। बैठक के अगर मुख्य परिणाम की बात करूं तो इसमें यह कहा गया कि हम 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना लेंगे। ये हमारा विजन था, ये हमारा दृष्टिकोण है, ये इसमें प्रस्तुत किया गया है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी लक्ष्य के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। यह महत्वाकांक्षा देश के सतत आर्थिक विकास, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करने का उजागर करती है। बस 2047 तक, यानी बस 2047 हेतु राज्य का क्या दृष्टिकोण है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि इस बैठक में मुख्य चर्चा का बिंदु बना हुआ था। प्रत्येक राज्य और जिले को विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए वर्ष 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री ने इसमें कहा कि जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे, उसके जिले विकसित नहीं होंगे, तो राष्ट्र कैसे विकसित हो जाएगा। इसीलिए विकसित भारत की परिकल्पना में, संकल्पना में राज्यों का विकसित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करें शासन स्तर में साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी भी इसमें बैठक में चर्चा हुई। शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान और कुशल शासन हेतु एआई का लाभ उठाने को भविष्य की तत्परता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया है। अब भविष्य में चाहे मेडिकल हो, इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो और कृषि क्षेत्र हो, एनवायरमेंट हो, रोजगार हो, इन तमाम क्षेत्रों में एआई का भरपूर उपयोग किया जाएगा। बिना एआई के उपयोग के हम विकसित राष्ट्र भी नहीं बन पाएंगे। और ध्यान रखना, जो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को अपना लेता है, उसको अपग्रेड कर लेता है, वो राष्ट्र तरक्की करता है। औद्योगिक क्रांति से अगर आप बात करें तो इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की वजह से हमसे आगे निकल गया, नहीं है? आज चाइना हमसे आगे है,
और चाइना अमेरिका को यानी यूएसओ को टक्कर दे रहा है, तो उसके पीछे केवल टेक्नोलॉजी है। तो हमने भी ये सोचा है, हमारे भी ये विजन में है कि हम अपने जो युवा साथी हैं, अपनी जो जनसंख्या है, जो जनसांख्यिकी लाभांश है, उसको अपग्रेड करके, उसकी एजुकेशन सिस्टम को सुधार करके, टेक्नोलॉजी में सुधार करके, टेक्नोलॉजी को उन तक पहुंचा करके हम राज्य, गांव, जिला उसको विकसित कर सकते हैं। और यही हमारा लक्ष्य भी है। 2047 तक इस सारे के सारे क्षेत्र तक टेक्नोलॉजी की पहुंच होनी चाहिए और भारत विकसित होना चाहिए। शून्य गरीबी लक्ष्य बैठक से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। शून्य गरीबी वाले गांव की अवधारणा पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर से समग्र विकास करना है। यानी शून्य गरीबी वाले गांव की संकल्पना, यानी ऐसे गांव, ऐसे आत्मनिर्भर गांव की बात हो रही है जहां गरीबी नहीं होगी, कोई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अर्थात ये गांधी जी की जो संकल्पना थी, ग्राम स्वराज की जो उनकी संकल्पना थी, गांव के विकास की जो संकल्पना थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में ग्राम स्वराज की जो उनकी संकल्पना थी, उसको पूरा करने का लक्ष्य नीति आयोग की इस स्वशासी परिषद में हमें चर्चा में देखने को मिला है। बात करें बुनियादी ढांचा और निवेश की, बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रधानमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे, कानून और व्यवस्था तथा सुशासन के महत्व पर जोर दिया है। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले मापदंडों के माध्यम से निगरानी करते हुए निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक निवेश अनुकूल चार्टर प्रस्तावित किया गया है। और इसको आप निवेश अनुकूल जो चार्टर है, इसको इंपोर्टेंट करेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्र उपद्रवग्रस्त होते हैं, जहां सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो वहां पर निवेश नहीं आता है, पूंजी नहीं आती है। और भारत को अगर तरक्की करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर, जो हमारे देश के अंदर कुछ स्वार्थी नेताओं के द्वारा या धार्मिक समूहों के द्वारा जो सांप्रदायिकता फैला दी जाती है, जातिवाद फैला दिया जाता है, भेदभाव पूर्ण नीतियां फैलाई जाती हैं, अफवाह फैलाई जाती हैं, उन पर कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। उसका उद्देश्य सीधा सीधा समझिएगा, अगर इस पर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे यहां बुनियादी ढांचा और निवेश भी, मतलब निवेश आएगा तो हमारे पास पूंजी भी आएगी और हम अपने और अन्य संस्थाओं की सहायता से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर पाएंगे। शिक्षा और कौशल विकास, ध्यान रखिएगा, बिना शिक्षा के कोई राष्ट्र तरक्की नहीं करता है। तकनीकी शिक्षा की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच, यही राष्ट्र के विकास की संकल्पना है। और बिना इसको पूरे किए हुए कोई राष्ट्र विकसित नहीं होता है। ये मुद्दा हमारे इस परिषद में भी उठा। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उनके कौशल पर जोर दिया गया, जिससे वैश्विक कुशल संसाधन के केंद्र के रूप में भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाया जा सके। अब सोचिए, हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी यूथ की जनसंख्या है, अगर हमने टेक्नोलॉजी से, ज्ञान विज्ञान से उन्हें उन्हें तैयार कर दिया, तो सोचिए हम कहां खड़े होंगे। हम विश्वगुरु हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमने अपनी जनसंख्या को सांप्रदायिकता में, धर्म के अंधविश्वास पाखंड में भेज दिया है। बिना इसको समाप्त किए हुए भारत विकसित नहीं हो सकता है। तो सीधा सीधा मतलब है कि अपने ज्ञान विज्ञान कौशल का, अपनी युवा पीढ़ी, अपने बचपन, इसको अगर हम तैयार कर दें, हम जनसंख्या की जो लाभांश है, जो हमारी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसका अगर हम फायदा उठाएं, अपने लेबर है तो हम इन लेबर को स्किल्ड कर दें। मध्यम परिवार के जो लोग हैं और जो जॉब करने वाले लोग हैं, उन्हें हाईली हाईटेक कर दें, तो हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी पूंजी का निर्माण होगा और विदेश का निवेश भी हमारे पास आएगा। हम वर्ल्ड लेवल के टेंडर भी उठाएंगे, विश्व स्तर की कंपनियां भी हमारे बाजार की ओर मुंह ताकेंगी। ये कब होगा? जब हम ज्ञान विज्ञान का, कौशल का विकास करेंगे। अगर बात करें कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक कृषि, उत्पादकता बढ़ाने, कृषि में विविधता लाने और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की चर्चा की गई है, ताकि मृदा उर्वरता में सुधार हो, लागत कम हो और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाई जा सके। और इसमें ड्रोन का प्रयोग, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, ताकि जो हमारे किसान समूह तक पहुंच सके, हमारे जो कम रकबा वाले किसान है वहां तक पहुंच सके। वो अपनी ड्रोन, अपनी जो भूमि संसाधन है, उसकी मृदा की जो क्वालिटी है, कृषि करने में, फसलों के चक्रण में, इन्वायरमेंटल में, वो एआई का प्रयोग कर सके। नीति आयोग की यही पहल है कि इनका अगर हम
अपना प्रयोग करेंगे, कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, तभी हम विकसित हो सकते हैं। तो यह कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक कृषि का मामला था। जीवन की सुगमता और ईज ऑफ लिविंग की बात करें, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर इसको विचार किया गया था, जिसमें देखिए इसकी चर्चा हुई है जीवन की सुगमता और ईज ऑफ लिविंग के बारे में में, लेकिन इसकी रियलिटी में पहले भी चर्चा हो चुकी है परिषद में, तो उसी का जिक्र मैंने इसमें किया है। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिश पर विचार किया गया, जिसमें पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और भूमि संपत्ति प्रबंधन जैसे 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनको लिखिएगा, पीआईबी में सरकार ने ये नोटिस के साथ पुणे लिखे हैं जिस दिन मीटिंग हुई है। इसीलिए बोल रहा हूं, ये पॉइंट जब सरकार प्रस्तुत कर रही है, प्रचार कर रही है, तो एग्जाम में आपके कंटेंट को रिच नहीं करेगा। सोचिए बात है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने हेतु जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य करने को कहा है और इसके लिए उन्हें क्षमता निर्माण आयोग के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रेडों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया है। ठीक है, अब बात करें पूर्व के निर्णय की है, तो नीति आयोग की जो शासी परिषद 27 से 29 दिसंबर 2023 को हुई थी और मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन हुआ था, जो मैंने ऊपर चर्चा की है, इसके एग्जैक्ट पॉइंट ये है। पेयजल पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, बिजली गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य, सुगमता, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा, पहुंच और गुणवत्ता, भूमि और संपत्ति, सुगमता, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन। ठीक है, इसका आप ग्राफ के रूप में इसका यूज करेंगे। ग्राफ के रूप में ऐसे आपने ये लिख दिया और इसको यहां पर मतलब ये इधर हो जाएगा ऐसे, और ऐसे तीर बना करके आप इन पॉइंटों को लिख देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने थ्योरी लिखी हुई है, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या होगा, अलग विजन आपको प्रस्तुत करेगा, उसके सामने अलग आई कैचिंग आंसर हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। अब मैं बात करूं भूमिका की, तो भूमिका में देखिए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा है। 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्देश्य इस विजन के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के रूप में टीम वर्क को बढ़ाया जा सके, तभी हम सफल होंगे। ये आज का टॉपिक था, हालांकि मैंने बहुत बड़ा टॉपिक कर दिया है। अब इसमें अपने कंटेंट को उठा करके प्रश्न को लिखिएगा, फिर मैं चेक करूंगा कि रियलिटी में आप प्रश्न की डिमांड को के अकॉर्डिंग मटेरियल लिख पाए या नहीं लिख पाए। मैंने ज्यादा से ज्यादा मैटर देने की कोशिश की है, ताकि आप कैसा भी प्रश्न आए, कोई भी हेडिंग चेंज हो, कितने भाग में भी टूटे, आप उससे मटेरियल लिख सकें। अब मुद्दे की मैं थोड़ी बात कर लूं, अपने मुद्दे की। मेरा ही लाभ है, आपका भी लाभ है, लेकिन पहला मेरा ही लाभ है, ध्यान रखना। और अपने लाभ की मैं पहली बात कर लेता हूं। देखिए यूपीपीसीएस, ठीक है, और ये मेंस जीएस पेपर में 2 की बात कर रहा हूं, इसका मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक उसमें देर की हुई है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। अभी 15 अगस्त तक ये ऑफर आपको मिल रहा है, और फिर नहीं तो ये जो फीस है वो आपकी 4000 के आसपास हो जाएगी, 4000 और 45 के बीच में रहेगी। अभी ऑफर है, तो जो भी आपको ऑफर दिख रहा हो उसको आप देखिए, समझिए। आपको लगता है कि आपका ये आपके लिए कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा कंटेंट, मेरा नॉलेज अगर आपके नॉलेज के साथ मिलकर के आपको एसडीएम तक बना सकता है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।